Stay safe, stay healthy and stay home. देखिए प्रोग्राम हॉट सीट पीर मंगल बुध की रात 8:05 पर सिर्फ स्टार एशिया न्यूज पर। क्या है आदम की तख्लीक का मकसद? क्या है रमूज़े कायनात? क्या है फहम? क्या है तफहीम? क्या है सोच? क्या है नजरियात? अगर आपके जहन में पल रहे हैं सवालात और आप तलाश कर रहे हैं उनके जवाबात, तो आपको चाहिए एक राहनुमा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हॉट सीट स्पेशल के साथ मैं हूं मीरा सुलहरी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अमीर जमीयत उलमा इस्लाम सीन, चेयरमैन दिफाई पाकिस्तान कौंसल, वाइस चांसलर जामिया हक्कानिया कोड़ा खटक मौलाना हामिदुल हक हक्कानी साहब। मौलाना समीउल हक शहीद के साहबजादे हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब वक्त के लिए। मौलाना साहब, बात करूँगी सबसे पहले मुल्क की सियासत के हवाले से कि जो मुल्क में सियासत चल रही है और खान साहब जो है यू टर्न पे यू टर्न भी लेते आ रहे हैं। जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला है हमने देखा बहुत सी जगह ऐसी आई जहाँ पे उनको यू टर्न नहीं लेना चाहिए था। आप लोगों की पार्टी की जानिब से भी बहुत ज़्यादा बयानात आए कि ऐसे नहीं यू टर्न लेना चाहिए। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि खान साहब जब आए इक़्तिदार में और उस वक़्त वो अपनी जमात के साथ इक़्तिदार की जद्दोजहद, इक़्तिदार हासिल करने या मुल्क में सिस्टम निज़ाम चेंज करने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे जी। तो उस वक़्त हमने भी, मेरे वालिद साहब शहीद मौलाना समीउल हक साहब ने जी, और हमने उनको काफ़ी सपोर्ट दी, इखलाकी मोरल पॉलिटिकल सपोर्ट हमने मुख्तलिफ जगहों पे दी जी। लेकिन ये है कि जो एम, जो नारा वो लेके आए थे उसके अंदर वो इनकलाबी हमने रूह नहीं देखी जी। बिल्कुल, कि लोग खुश हो सकें और आवाम को कोई बेहतरीन रिलीफ मिल सके। और जो खुशनुमा नारे उस ज़माने में लगे उनकी जानिब से, उनकी जमात की जानिब से जी, लोगों ने बड़ी उम्मीद दे के उनको वोट दिया और तब्दीली की उम्मीद में उन्होंने समझा कि शायद पिछले अदवार में हमारे साथ ज़्यादती की गई है जी, और जुल्म किया है आवाम के साथ हुक्मरानों ने, सियासतदानों ने। तो इमरान साहब खुशी की कोई खबर है, खुशी की नवीद हैं जी। ये गुरबा में, कमज़ोरों में, मजदूरों में, देकानों में, किसानों में, इंडस्ट्रियलिस्ट, कारखानेदार, ताजिरों में कोई तब्दीली लाएंगे और उनको एक रिलीफ मिलेगा जी। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि वो रिलीफ अभी तक कौम को नसीब नहीं हुआ और कौम मजीद आए दिन परेशानियों में मुब्तला है जी। और लोगों की उम्मीदें दम तोड़ रही हैं जी। तो ये किसी सूरत से मैं समझता हूँ कि मुल्क के लिए खुशाइंद बात नहीं है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए खुशाइंद बात नहीं है। अब इमरान खान के बाद भी अगर सिस्टम को तो जो
चला रहे हैं और चल रहा है, और वो पुराने डगर पे नवाज शरीफ, जरदारी और पीछे परवेज मुशर्रफ के अदवार है, शौकत अजीज, मीर जफरुल्लाह जमाली, चौधरी शुजात साहब, इनके अदवार चले आए जी। और मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ, लेकिन वही सिस्टम, वही मायूसी, वही ज्यादतियाँ, लोग मजीद महंगाई में फिस रहे हैं जी। और जो इंसानी हुकूक हैं, फैसिलिटेट हुकूमतों में करना होता है, बिजली की तरफ से, गैस की तरफ से, महंगाई को ख़त्म करके उनको रोजगार देने में, वो कहीं न चारों सूबों में कहीं नजर आ रहा है और ना वफाक की सतह पे पाकिस्तान के आवाम में वो फैसिलिटेशन नज़र आ रही है जी। मौलाना साहब ये भी बताइएगा कि जैसा कि सानिया मोटरवे हुआ है, कितना अफसोसनाक ये वाक़या है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारा क्या मैसेज गया है, हमारी पुलिस ने उस हवाले से सही तरीके से उस खातून के साथ ताउन नहीं किया, वहीं पे हुकूमत जो है उसको भी देखा जाए, उन्होंने भी बहुत चुप साध ली थी, फिर CCPO साहब के बयान के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई। आप क्या कहेंगे उस वाक़े को लेके कि हमारा मुल्क जिसको एक इस्लामी जमहूरिया ममालिक कहा जाता है, वहाँ पे ऐसे औरतों की इज्जत पामाल होने लग जाए तो क्या गुडविल जस्टिस का पैगाम तो बहुत दूर की बात है दूसरे ममालिक तक जाना। इस्लाम ने तुझी मर्द के मुकाबले में औरत को बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ दिया है। बिल्कुल, इस्लाम ने औरत की इज्जत नफ्स और उसकी चादर और चारदीवारी की मजीद अजमत और इज्जत बढ़ाने के लिए बड़े कवानीन और हुकूक दिए हैं जी, और बाकायदा उनको मुआशरे का हिस्सा समझा है जी। एक तरफ तो हमारे हुकूमतें और सियासतदान नारे लगाते हैं कि हम यूरोप, फ्रांस, पेरिस और अमेरिका और इंग्लैंड के साथ बराबर हमारी ख़वातीन के हुकूक हैं, बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई अंदोहनाक और मुल्क और कौम के लिए, हमारे हुक्मरानों के लिए और इबरत का एक नमूना ठहरा है जी। एक खातून बेचारी अपने घर जाने के लिए दूसरे खानदान से कि घर से निकल के अपने 2-3 छोटे बच्चों के हमरा कार ड्राइविंग कर रही है जी। तो ये कोई जुर्म और गुनाह तो नहीं, बिल्कुल। यहाँ तो हम बहुत सी चीजें, हम उलमा और दीनी लोग चाहते हैं कि खवातीन पे पाबंदियां हो, तो वो तो हुकूमत नहीं कर रही। तो जहाँ पे सऊदी अरब में खवातीन ड्राइविंग कर रही है और यहाँ भी वो अपने उनके हस्बैंड्स बिजी होते हैं, उनके वालिद, उनके भाई, और ये अब वो मुआशरा नहीं रहा। लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मुआशरे में आगे बढ़ रहे हैं हर सतह पे। तो अगर एक खातून बेचारी ने आधी रात को उसकी जरूरत पेश आई और गाड़ी निकाली और अपनी मंजिल की तरफ चल रही है, तो ये अफसोसनाक बात है कि उस बेचारी की कार में पेट्रोल खत्म हुआ और उसने इस मुल्क को अपना समझते हुए, हुकूमत को और पुलिस को और मोटरवे पुलिस को और इंतजामिया को अपना समझते हुए, उसको सारा इल्म था कि कौन कौन सी जगह पे मैंने कॉल करनी है। उसने हेल्प ली। 2.5 घंटे में 10-15 मिनट के फासले पे दाएं बाएं जो थाने वहां पे आबाद थे जी, वो 2.5 घंटे में 15-20 मिनट के फासले वाले पुलिस फैसला नहीं कर सके कि खातून को किसने बजाना है जी, किसने मदद करनी है जी। मोटरवेज है, ये हमारे हुदूद है, वो नहीं आए जी। इस दौरान वहां पे बदमाश पहुंच जाते हैं और उनकी असमत दरी होती है बच्चों के सामने। तो ये मैं समझता हूँ कि वो तो खातून बेचारी तो कत्ल हो गई, वो जिंदा ही नहीं। उसकी इज्जत असमत अपने खानदान मुआशरे में वो किस तरह लोगों को फेस करेगी, उसमें इसका कोई जुर्म कसूर नहीं है। बिल्कुल ऐसे वो एक शादीशुदा नेक पाक खातून थी, अपने बच्चों के हमरा सफर पे जा रही थी और इस मुआशरे में हमने ऐसी दरिंदगी पैदा कर दी है, इस मुआशरे को इस नताइज पे पहुंचा दिया है कि यहाँ गुंडे जो हैं वो खुल्लम खुल्ले आजाद फिर रहे हैं और कोई उनकी पकड़ दे गई। अब मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह और जैसे अजीम मुजाहिद और हस्तियां वो पाकिस्तान की इस बर्रे सगीर में, सिंध और पंजाब में उम्मत मुस्लिमा की बेटी अपनी एक मजलूम बहन की आवाज सुन के वहाँ अरबों से फौज लेके आता है, बिल्कुल, और उस बहन को उसके खत पे जो उसने अपने खून से लिखा था रुमाल पे या कागज पे, जो भी उस तक वो पहुंच के उसको आजाद कराता है, पूरी उस इलाके को इस्लामी बना देता है, सिंध और पंजाब के हिस्सों को, और उस बहन को छुड़ा के ले जाता है। लेकिन यहाँ 2.5 घंटे में आपका जदीद मॉडर्न जमाना है, मोटरवे पे मिनटों में लोग पहुंच जाते हैं, मोबाइल्स की सहूलत है, नेट की सहूलत है, और आप किस तरह इस मुमलिकत और इस रियासत और इस हुकूमत की पुलिस है कि वो अपनी माँ बहन बेटी और उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, पाकिस्तान की बेटी, पंजाब की बेटी उसको नहीं बचा सके आज वो बेचारी। तो इससे हम क्या देखें, दूसरी तरफ छोटी छोटी बच्चियों
और बच्चों के रेप पूरे चारों सूबे में, मुल्क में हो रहे हैं। बिल्कुल। उनको कूड़े के ढेर पे फेंक दिए जाते हैं। बिल्कुल। हम तो यही रोना है। या फिर कहते हैं कि मौलवी जो है वो सख्त है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के 1400 साल पहले कुरान अज़ीम शान उतरा है, अल्लाह की बातें आसमानी और रूहानी और नूरानी बातें, बिल्कुल, वो आई नबी के सीने पे, उन्होंने कौम के सामने एक्सप्लेन किया, कुरान लिखा गया कि ये वही आई है। उसमें वादे कह दिया गया कि जिस माँ बहन बेटी के साथ ज्यादती करे कोई मर्द जी, और उसकी इज्जत पामाल करे, उसको दरिंदगी का निशाना बनाए जी, तो उसके लिए संसार का है जी, कि उसको पत्थरों से मुआशरा खत्म कर दे, ताकि आइंदा पूरी कौम डरे जी। और ये इसलिए नहीं कि इस्लाम जुल्म कर रहा है, इस्लाम को अंदाजा था कि उम्मत की और अल्लाह की एक बंदी के साथ ज्यादती हुई है, तो उसकी बिल्कुल जैसे आपने उसकी रूह खत्म कर दी, उसका जिस्म खत्म कर दिया जी, उसको मुआशरे में छोड़ा नहीं, जिंदा दरगोर कर दिया जी। तो मैं खान साहब से पूछता हूँ, ये कौन सी सजा है कि आप उनको एक मेडिकली तौर से अनफिट कर दें और आप उनको नामर्द बना दें जी। ये तो यूरोप और अंग्रेजों की सजाएं हैं। अल्लाह की सजाएं नाफिज करें, या 100 कोड़े और दुर्रे उनको बदमाशों को और जानियों शराबियों को और डाकुओं को, जो पाकिस्तान की माओ बहनों बेटियों को चौराहों रास्तों में रास्ते लूट रहे हैं, लोगों की दौलतें छीन रहे हैं, घरों में डाके डाल रहे हैं, उनको हैंग करें। डी चौक इस्लामाबाद में, लाहौर के चौक में, लिबर्टी में आप उनको हैंग करें, ताकि आइंदा कोई भी बदमाश माँ बहन बेटी की तरफ नजर उठा के ना दे सके बुरी नजर से। और उसको कई मुआशरा है, हमारे गरीब घराने खानदान है, उनकी बहनें बेटियां बच्चियों ने तालीम की है, वो उनके भाई नहीं है, उनके वालिद मर चुके हैं, बाबरे मजबूरी वो जॉब करते हैं जी, वो जॉब करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक वो वैगनों में टकरे मारते हैं, निकलते हैं। और हमारे मुआशरा जिसको हम रियासत मदीना कहते हैं, इस्लामी मुआशरा कहते हैं, उसमें माँ बहन बेटी की ये इज्जत, ये असमत। तो मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत ने फौरी इन बदमाशों को इस पे अमल करे और उनको हैंग करे, फांसी की सजा दे जी। या फिर अरब कई कंट्रीज में, बल्कि मैंने खुद देखे ऐसे वीडियो क्लिप्स मैंने देखे, आप हैरान। एक तरफ तो हम इखलाकियात का दर्स देते हैं, सुनते हैं यूरोप इखलाकियात का, इंसानी हुकूक के दर्स दिए जा रहे हैं हमें यूरोप की तरफ से जी। कुछ वीडियो क्लिप्स व्हाट्सएप पे ऐसी आ रही हैं कि जो मासूम बच्चों या बच्चियों को दरिंदगी का निशाना जो नौजवान बनाता है, मैंने उनकी खुद वीडियो क्लिप्स देखी कि मुख्तलिफ ममालिक पे उन बदमाशों को नंगा करके पुलिस और फौज की निगरानी में उन पे कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं और उनको नोश दिया जाता है। उसके बाद से वो जो आज़ाद मुआशरा है, नंग दड़ंग मुआशरा हम कहते हैं, हमारी तहजीब और कल्चर और यूरोप की तहजीब कल्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन वहां भी वो समझते हैं कि हमारे मुल्क में अमन पीस तब होगा जब थोड़ी सी डंडामारी की जाए और थोड़ी सी बदमाशों को सजा सख्त दी जाए। तो आइंदा और बदमाश हुकूमत को भी परेशान नहीं करेंगे, पुलिस को भी परेशान नहीं करेंगे, मुआशरे को भी परेशान नहीं करेंगे, मुल्क की माओ बहनों बेटियों और कौम को भी परेशान नहीं करेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं। अरबों में ये रिवाज है कि बाकायदा उनको ले जाके चौक में वहां पे उसको पुलिस वाले गोली मार देते हैं। जो बदमाश भी मासूम बच्चियों और बच्चों के रेप करते हैं उनको खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद से वो सारे बदमाश अरब अजम में खामोश हो जाते हैं, साइड पे चले जाते हैं। तो आप करें ना, आप किन से डरते हैं? आपका अपना आईन है, दस्तूर है, कब तक ये काले कवानीन अदालत में, थाने में, कचहरी में और हुकूमत और पार्लियामेंट जैसा कि ये मुलजिम जो आबिद है, इसका पहले भी रिकॉर्ड मौजूद है, दौरान डकैती इसने पहले भी माँ और बेटी के साथ ज्यादती की थी। ये बताइएगा कि मौलाना साहब, जैसे कि हम बात करें इस केस के ऊपर, हमने माजी में भी देखा ज़ैनब केस से लेकर कितनी, जब ज़ैनब केस जो है हाइप क्रिएट हो गई, उसके पीछे कितनी मासूम बच्चियां ऐसी निकली जिनके साथ ज्यादती की गई थी और उनके मुलजिमों को जो है पकड़ा नहीं गया था। अगर ये मामला उसी वक्त, उस टाइम भी बहुत से लोगों ने मुतालबा किया था कि इस इमरान मुलजिम जो है इसको हैंग किया जाए, सरेआम हैंग किया जाए। अगर इसको उस टाइम कर दिया जाता तो शायद आज ये वाकया ना होता। क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं समझता हूँ ये वही शहबाज शरीफ साहब का दौर था और पिछले अदवार में ऐसा हुआ। ये किसी तौर से मुनासिब नहीं कि आप उसको बाइज्जत तरीके से बंद कमरे में शूट कर दें, तो उसका क्या फायदा है? या तो हमारे कौमी हीरोज और उम्मत मुस्लिमा के लीडर्स को जब लोग मारते हैं तो उनकी बाकायदा वीडियोस पूरी दुनिया में चल जाती है। जालिम कातिल बदमाश को आप हैंग करते हैं,
उसकी वीडियो तक सोशल मीडिया पे नहीं आती। बिल्कुल ऐसे तो ही लोग है, क्या इबरत पकड़ेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये बताइएगा मौलाना साहब, जैसा कि खान साहब ने इक्तदार में थोड़ी सी बात जी, अगर फौरी 5-6 दिन पहले ये वाकया हुआ है इस खातून का मोटरवे पे, उस दौरान 2-3 दिन में रहीम यार खान ने 10 साल बच्ची को रेप करके उसको कूड़े के ढेर पे फेंक दिएगा कत्ल करके। वजीर आला पंजाब के गांव में ऐसा हुआ है 2 दिन कबल। तो आप जितना सब्र करेंगे और जितना आप तहकीकात स्लो करेंगे, देखिए मेरे वालिद शहीद मौला समीउल्लाह के कातिल आज तक नहीं पकड़े जा सके, और बड़े बड़े से लीडरों को अगर आप यहाँ पे बाहर की कुव्वतें और एजेंसियां उनको शूट कर देती हैं और बाहर की कुव्वतें उनको पाकिस्तानियत की, इस्लामियत और पाकिस्तानियत की सजा देती है कि ये क्यों इनका कलमे हक जुबान से अदा हो रहा है, आप इंसाफ नहीं देंगे तो आप किस तरह एक गरीब माशरे की माँ बहन बेटी जो कत्ल होके फेंक दी जाती है, वो किस तरह आपसे अदालतों से उम्मीद रखेंगे, खैर की तवक्को रखेंगे? यही तो हम चाहते हैं कि अदालतों में इंसाफ हो, करप्शन ना हो, लोग मुजरिमों के पैसे ना चले और यहाँ पे गवाहियां ना बिके, तो खुद ब खुद अल्लाह ताला इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाएगा और अमन की तरफ ले जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसा कि मौलाना साहब आपने बात की शहीद मौलाना समीउल हक साहब की, वो अभी तक सुराग मुल्जिमों का नहीं लगाया जा सका। मौलाना साहब इतनी सिक्योरिटी के अंदर वहां पे देखा जाए सीसीटीवी कैमरे जो है बैरिया की, वहां पे सीसीटीवी कैमरे कहते बंद थे बिल्कुल, आप लोगों के घर के इर्द गिर्द काफी सिक्योरिटी थी, ये कैसे हो गया? इसके अंदर आपको क्या लगता है कि कौन लोग मुलव्विस हो सकते हैं? और उस टाइम पे वजीर आजम और वजीर आला वगैरह ने पूरी रिपोर्ट वगैरह तलब की थी, मगर महज ये रिपोर्ट ही तलब की गई, कातिलों का सुराग नहीं लगाया जा सका। पाकिस्तान में मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह शहीद फरमाया करते थे कि पाकिस्तान में जो काम ना करना हो तो उसको रिपोर्टों पे डाल दो, पाकिस्तान में जो काम ना करना हो तो उसको कमेटियों के सपोर्ट कर दो। मैं खुद पार्लियामेंट में 5 साल रहा हूँ और हर काम 5-5 साल कमेटियों में रुलते ही रहे। मैं एक कमेटी का खुद चेयरमैन रहा, लेकिन आगे मेरी अफसरशाही के सामने ना चल सकी और वो चीजें इम्प्लीमेंट ना हो सकी। तो यही तो रोना है कि इस वक्त मौलाना साहब को जिन बाहर की कुव्वतों ने शहीद किया, बाद में हुकूमतें उस पर खामोश हो जाती हैं और उनके बैरूनी हुकूमतों का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकती और आप चीखते रहते हैं, अदालतों से इंसाफ आपको नहीं मिलता, आप भागते रहते हैं। लेकिन हमारे पास तो ये सहूलतें नहीं कि हम वालिद के कातिलों को देख सकें। ये सहूलतें तो हुकूमतों के पास होती हैं, उनके वो पहुंच सकते हैं, उन तक अप्रोच कर सकते हैं। ना हम कोई जहादी ऐसे जहादी है कि हम गन उठाए और उनके पीछे खुद चल पड़े। हम तो कानून से और पुलिस से और हुकूमत से इंसाफ मांग सकते हैं जो हमें नहीं दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही है। मौलाना साहब ये बताइएगा, खान साहब इक़्तिदार में आने से पहले एक बात करते थे कि मैं दुनियावी तालीम और दीनी तालीम दोनों को लेके चलूंगा, रियासत मदीना मैंने कायम करनी है और उसके अंदर दीनी तालीम भी बच्चों को दी जाएगी। अब वो इस चीज के ऊपर इम्प्लीमेंट जो है वो करने जा रहे हैं। वफाकी वजीर शफकत महमूद जो है पार्लियामान में इसका बिल पेश करने जा रहे हैं, कि आपकी जमीयत इनका साथ देगी? हम तो चाहते हैं, देखिए जी, जो आजकल जो नौजवान बेरार रवि के शिकार हैं और जो हमने उनके इंडिया की फिल्में तो हमने बंद कर दी, लेकिन मोबाइल्स के रास्ते हमने खोल दिए बिल्कुल, और दीन से हमने उनको दूर कर दिया। मदरसे को हम दहशतगर्दी की अलामत समझते हैं जी। हम तबलीग की जमात में जाना जमाने जाहिलियत और मॉडरेशन के खिलाफ समझते हैं कि सूफी बन गया, टोपी पहन ली और नमाजें पढ़ रहा है। इसी वजह से तो मुआशरा खराब हुआ है। लोगों के हाथ में मोबाइल से वो इतनी बुराइयां देखते हैं कि वो अपने ही मुल्क की माओ बहनों बेटियों के दुश्मन हो गए। और दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि दीनी तालीम भी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में माओ बहनों बेटियों और बेटों को दी जाए। सिर्फ अगर वो बाहर की मॉडरेशन और सारी चीजें सीखें, उनको कुरान की तफसीर का इल्म और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का नावा, सर्फ, फिका, अरबी, ग्रामर, ये चीजें इल्म ना हो, उनका नमाज, रोजे और कुरान के साथ और दीन के साथ और अपने अकदार वालिदैन की इज्जत और बुजुर्गों की इसका ना हो, तो वो किस तरफ जाएंगे? तो ये हमारी आवाज है कि दीन दुनिया की तालीम को यकसान किया जाए और दोनों को मिला के एक ऐसे मुहज़्ज़ब लोग हम पैदा करें जिनको दीन दुनिया, डॉक्टरेट, इंजीनियरिंग और शेखुल हदीस, शेखुल तफसीर, कुरान की इल्म और दुनिया को ईमान और अल्लाह और रसूल की रोशनी दिखाने वाले हों। तो इससे मैं समझता हूँ कोई बुराई नहीं, लेकिन जब ये बिल हमारे सामने आएगा, हमारे इदारे, हमारे मदारिस बड़े बड़े, खुद हमारा जामिया दारुल में हकानिया कोड़ा खटक जो हमारे बुजुर्गों की यादगार है, शेख मौलाना अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह जो मेरे ग्रैंड फादर थे, देवबंद सानी कहते हैं हकानिया कोड़ा को, वो उसके फाउंडर बानी थे।
उन्होंने हमें ऐसी तालीम और तरबियत दी है कि कोई फिरकावारियत, तासुब और नफरत की बात ना हो मदारिस में, और ये चीज़ें मुआशरे को साथ मिला के। देखिए, जब मेरे दादा जान मौलाना अब्दुल हक साहब 1947 में अकोड़ा खटक नौशेरा में जब जामे हक्कानिया को कायम कर रहे थे इंडिया से वापसी पे जी, तो उन्होंने सबसे पहले 1936 में असरी उलूम की अंग्रेजी और हिसाब किताब और रियाजी और बरसगीर के कोर्स का उन्होंने एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल शुरू किया जी, कि वहाँ से लोगों को सारा कुछ सिखाया और जहालत से निकाले। उसके बाद उन्होंने इस्लामी तालीमात का भी वहाँ इदारा कायम किया जी। तो हम चाहते हैं कि दीनी मदारिस जो हो तो यूनिवर्सिटीज में कन्वर्ट हो, वहाँ पे सारी चीजें, लेकिन बैक वक्त मुमकिन नहीं है कि आदमी डॉक्टर भी बन सके, शेखुल हदीस भी बन सके, शेखुल तफसीर भी बन सके। उसके लिए बड़ी मेहनत की जरूरत होगी। एक शेखुल हदीस और मुहद्दिस और शेखुल तफसीर के लिए 8 साल लगते हैं जी, 8, 9, 10 बरस लगते हैं जी, और एक डॉक्टर के बनने में भी तकरीबन 16, 17, 18 साल लगते हैं जी, एक आलिम के भी तकरीबन जी। तो दोनों आप किस तरह 40 साल तक वो कैसे 20 साल एक पढ़े? तो हमें इसमें से कोई शॉर्ट कोर्स दीनी जी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को भी देना होगा जी, कि ये जो यहाँ फिर कवारियत, तासुब और कादियानियत और नई नई चीज़ें पनप रही हैं उसका भी बेखुनी हो जाए, और जो सही अकीदा और इस्लाम का और अल्लाह और रसूल का है उस पर सारी कौम मिन हसल कौम चले जी। बिल्कुल। और हम चाहते हैं जब ये चीज़ हमारे सामने आएगी, विफाकुल मदारिस पाकिस्तान हमारा बोर्ड है, हमारे देवबंदियों का, शिया सुन्नी अहले हदीस बरेलवी तमाम के अपने अपने विफाक है, बोर्ड है, उनके सामने भी वज़ारत तालीम के साथ मिल के हम उस पर बैठेंगे, बिल्कुल गौर करेंगे कि ये काबिल कबूल है, ये कोई सियासी साजिश तो नहीं हमें कमज़ोर कराने की या मदारिस में इंटरफेरेंस करने की या इख्तियारात को तो नहीं छीना जा रहा। इन सारी चीज़ों को हम मुस्बित सोच से सोचते हुए देखेंगे और जितनी हमारी मदद हो सके हुकूमत में, हुकूमतों की उसके साथ या वज़ारत तालीम के साथ, उसमें हम अच्छी मुस्बित चीजों की हिमायत करेंगे और जो गलत चीजें हैं तो उसकी हम मौलाना साहब, अगर हुकूमत मदारिस में मुदाखलत करती है तो आपका अगले का लाहे अमल क्या होगा? देखिए, हमेशा मदारिस में हर दौर में मुशर्रफ से लेके परवेज मुशर्रफ से लेके हर दौर में इंटरफेरेंस होता है, लेकिन वो ऐसा पूरे तरह नहीं कर सकते। सारे उलमा एक हो जाते हैं, सारे मदारिस तमाम मसाइल, और इस पर उनका एका हो जाता है कि अल्लाह और रसूल की चीजों में जो कवानीन चले आ रहे हैं वो हमने नहीं बनाए, वो हमारे बड़ों ने सदियों से आ रहे हैं, अइम्मा ने, बड़े बुजुर्गों ने बनाए और अल्लाह और रसूल के दीन से, कुरान और हदीस से लिए गए। ये हमने अपने आप से कोई नहीं किए कि हम जहाद की बात करें, तबलीग की बात करें, खानका और तबलीग की। हम तो मुस्बत बातें करते हैं, हम तालीम की बात करते हैं, कलम किताब की बात करते हैं, यही हमारा मिशन है कि जहालत खत्म हो। तो इन चीजों पर फिर सोचेंगे। अगर कोई हुकूमत सख्तगिरी करे और ऐसा करे तो फिर हमारे साथ भी पाकिस्तान के करोड़ों आवाम के जज्बात वाबस्ता हैं इस्लाम के साथ, पाकिस्तान के साथ, और हमारे मदारिस का, हमारे दीनी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनका बड़ा असर है मदारिस पे और मदारिस का उन पे, वो मिलकर लाए जी। मौलाना बताइएगा कि ओपोजिशन जमातें जो है एपीसी का इजलास आगे बुलाने जा रही हैं, तो क्या आप ओपोजिशन जमातों का साथ देंगे या आप एक अलग तहरीक हुकूमत मुखालिफ चलाएंगे? देखिए, अगर हमें दावत दी गई एपीसी में और हमें हमारी जमात को, तो हम लाजिम सोचेंगे कि वहाँ हम जाएं और कौन सी कौम और मुल्क और मिल्लत के बारे में मुस्बत बात कर सकें। हमें कोई उस पर वो नहीं, अगर बुलाएंगे तो हम अपना नुक्ता नजर वहाँ पे सामने रख सकते हैं। जी बिल्कुल। मौलाना साहब, ये भी बताइएगा कि दुबई और कतर ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि ये उम्मत मुस्लिमा की पीठ पे खंजर घोंपने वाली बात है। फलस्तीनियों, कश्मीरियों, मुजाहिदीन, शामियों, इराकियों जो उम्मत मुस्लिमा की जंगें लड़ रहे हैं और अल्लाह के दीन और अल्लाह के रसूल की और बैतुल मुकद्दस की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, उनके साथ गद्दारी होगी। वहाँ माएँ, बहनें, बेटियां और नौजवान आए दिन यहूदी इसराइलियों के हाथों मर रहे हैं बैतुल मुकद्दस शरीफ की आज़ादी तक। और आज हमारे ये बादशाह और शाह और हुक्मरान, बड़े बड़े अरब, वो उनको तस्लीम करने की बातें कर रहे हैं। तो ये उम्मत मुस्लिमा से, फ़लस्तीनियों से, किबला अव्वल शरीफ बैतुल मुकद्दस शरीफ से गद्दारी होगी। इसे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, हमारे पाकिस्तान ने इसको कबूल नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, तस्लीम नहीं किया, ये खुशाइन बात है। और इंशाल्लाह हम कभी नहीं करेंगे जब तक के कज़िया फ़लस्तीन हल नहीं होता, बैतुल मुकद्दस शरीफ के मसाइल और फ़लस्तीनों के हल नहीं होते, उसके बाद हम सोचेंगे
कि दुनिया किस तरफ जा रही है, इस्लामी ममालिक के क़ियादत क्या सोच रही है, उलमा क्या कह रहे हैं। जी मौलाना साहब ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अगर APC के अंदर तमाम ऑपोजिशन पार्टीज इकट्ठी हो जाती हैं तो क्या खान साहब को घर भेजने में कामयाब हो सकेंगी? देखिए ये तो उनके इखलास पे मबनी है जी कि उनमें कितना इख्तिलाफ है, नहीं है वो सच्चे दिल से मुल्क और कौम के लिए इकट्ठे होना चाहते हैं या कोई तहरीक उठाना चाहते हैं जी, तो बात तो वो ज्यादा से ज्यादा मुतालबा इंतखाबात का कर सकते हैं जी, और यही कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद हो जी, और उसके बाद ही कोई ऐसा, मैं नहीं समझता कि कोई बड़ी तहरीक अचानक पैदा हो। जी। वॉश योर हैंड्स विद सोप, यूज अ टिश्यू फॉर कफ, यूज हैंड सैनिटाइजर जेल, maintain social distancing, stay apart, avoid touching your face, stay safe, stay healthy and stay home. अदील बरकी शो लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लगियां ने लगियां दिल ते तेरियां ने लगियां दिल ते, तेरे इश्क बिना क्या जीना, तेरे इश्क बिना। हाँ मैं कह रहा था 4.5 ने पलने से तू ही वो हसी है जिसकी तस्वीर ख्यालों में मुद्दत से बनी है, तो क्या रिस्पांस होता है आपका? देखिए तारीफ किससे अच्छी नहीं लगती। जो भी कहना कहना है तुझे दिल से, ओ माय बेबी दिल से, I'm crazy for you। कामयाबी उससे ज्यादा मिली या कम? बड़ी चीज मैं जो समझती हूँ वो लक है इंसान की। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेहनत नहीं भी करते। या इंग्लिश वाला? नहीं वो वाला लक्च की लक्चुम नहीं। वेले लंग गए तौबा वाले, रास्ता औके परंदियां नहीं। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, हम है वो टूटी हुई कश्तियों माने ताबिश। एक काम जो है ना वो मुझे आज तक अपना ही करना सीधा नहीं है। कैसे पैसों को दिया है कभी तो ले टुकरा दे, थोड़ी सी तो ले टुकरा दे। ऑल ऑफ सडन सियासत में कैसे आ गए आप? मेरे बुरे दिन आने से। रात हनेरी। मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ तो बस देखती रह जाती हूँ। आप बहुत बहुत ज्यादा अच्छा गाते हैं। लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो न हो। देखिए प्रोग्राम अदील बरकी शो हर जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 10:05 पर। Wash your hands with soap. Use a tissue for cough. Use hand sanitizer gel. Maintain social distancing. Stay apart. Avoid touching your face. Stay safe, stay healthy and stay home. खुशियों का दौर दौरा है स्टार एशिया न्यूज पे। जैजी 10 न्यू ईयर स्पेशल है। जस्ट 2 घंटों की दूरी पे 2018 जब वो नॉक नॉक करने वाला है।
17 जा रहा है, 18 आने वाला है। वे सजना वे आके मिल जा, लब दे नैना आके मिल जा, सारी सारी रात सोच सोच रोते रहने। शोबिस का साल कैसा रहा? काफी मूवीज रिलीज हुई हैं और काफी अच्छी रिलीज हुई हैं। हाँ, पंजाब नहीं जाऊंगी। हाँ। मेरा 24/7 लक हिलना हिलना हिलना। अहमद, आप बताइए कि साल कैसा रहा? दोनों चीजें चलती हैं लाइफ में। जब तक कोई मुश्किल ना आए तो तब तक समझ नहीं आती कि अच्छे की तरफ जाना कैसे है। देखिए प्रोग्राम न्यू ईयर स्पेशल जैसी एट 10:10 पर सिर्फ स्टार एशिया न्यूज पर। Wash your hands with soap. Use a tissue for cough. Use hand sanitizer gel. Maintain social distancing. Stay apart. Avoid touching your face. Stay safe, stay healthy and stay home. अदील बरकी शो लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लगियां ने लगियां दिल ते तेरियां ने लगियां दिल ते, तेरे इश्क बिना क्या जीना, तेरे इश्क बिना। हाँ, मैं कह रहा था 4.5 ने बनने से तू ही वो हसी है जिसकी तस्वीर ख्यालों में मुद्दत से बनी है, तो क्या रिस्पांस होता है आपका? देखिए, तारीफ किससे अच्छी नहीं लगती। जो भी कहना कहना है तुझे दिल से, ओ माय बेबी दिल से, I'm crazy for you। कामयाबी उससे ज्यादा मिली या कम? बड़ी चीज मैं जो समझती हूँ वो लक है इंसान की। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेहनत नहीं भी करते। या इंग्लिश वाला? नहीं, वो वाला लक्ष्य की लक्ष्य नहीं। वेले लंग गए तौबा वाले, रास्ता औके पर अंदियां नहीं। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, हम है वो टूटी हुई कश्तियों माने ताबिश। एक काम जो है ना वो मुझे आज तक अपना ही करना सीधा नहीं है। कैसे पैसों को दिया है कभी तूने टुकरा दे, थोड़ी सी तूने टुकरा दे। ऑल ऑफ सडन सियासत में कैसे आ गए आप? मेरे बुरे दिन आने थे। रात हनेरी। मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ तो बस देखती रह जाती हूँ। आप बहुत बहुत ज्यादा अच्छा गाते हैं। लग जा गली से फिर ये हंसी रात हो न हो। देखिए प्रोग्राम अदील बरकी शो हर जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 10:05 पर। फहीम एसोसिएट्स, इन्वेस्टर्स, बिल्डर्स और डेवलपर्स, प्रॉपर्टी की दुनिया का बाएतमाद इदारा, प्लॉट से लेकर घर की तकमील तक आपका मुआविन। मिलिट्री अकाउंट्स हाउसिंग सोसाइटी, IEP टाउन, जहीर विलास और बाबर होम्स में 4, 5, 8, 10 मरला, 1 और 2 कैनाल के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त के लिए राब्ता करें। फहीम एसोसिएट्स, शॉप 3C1 मेन ब्लेवर्ड, IEP टाउन लाहौर। मजीद तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। हाफिज फहीमुद्दीन 0340 680 9942। Wash your hands with soap. Use a tissue for cough. Use hand sanitizer gel. Maintain social distancing. Stay apart. Avoid touching your face. Stay safe, stay healthy and stay home.
Wash your hands with soap. Use a tissue for cough. Use hand sanitizer gel. Maintain social distancing. Stay apart. Avoid touching your face. Stay safe, stay healthy and stay home. अदील बरकी शो लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लगियां ने लगियां दिल ते तेरियां ने लगियां दिल ते तेरे इश्क बिना क्या जीना तेरे इश्क बिना। हाँ मैं कह रहा था 4.5 ने बनने से तू ही वो हसी है जिसकी तस्वीर ख्यालों में मुद्दत से बनी है, तो क्या रिस्पांस होता है आपका? देखिए तारीफ किससे अच्छी नहीं लगती। जो भी कहना कहना है तुझे दिल से, ओ माय बेबी दिल से, I'm crazy for you। कामयाबी उससे ज्यादा मिली या कम? बड़ी चीज मैं जो समझती हूँ वो लक है इंसान की। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेहनत नहीं भी करते। है या इंग्लिश वाला? नहीं वो वाला लक्ष्य की लक्ष्य नहीं। वेले लंग गए तौबा वाले, रास्ता औके परंदियां नहीं। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। हम है वो टूटी हुई कश्तियों वाले ताबिश। एक काम जो है ना वो मुझे आज तक अपना ही करना सीधा नहीं है। कैसे पैसों को दिया है कभी तूने ठुकरा दे, थोड़ी सी तूने ठुकरा दे। ऑल ऑफ सडन सियासत में कैसे आ गए आप? मेरे बुरे दिन आने से। रात हनेरी। मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ तो बस देखती रह जाती हूँ। आप बहुत बहुत ज्यादा अच्छा गाते हैं। लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो न हो। देखिए प्रोग्राम अदील बरकी शो हर जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 10:05 पर। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मौलाना साहब एक सवाल है यहाँ पे कि कतर में जो अमेरिका और अफगान तालिबान के बीच में जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्या कामयाब हो सकेंगे ये? हमारी तो दिल से दुआ है जी कि खित्ते में अमन हो, पाकिस्तान में अमन हो, अफगानिस्तान में अमन हो। हमें भी अफगानिस्तान की जंगों का बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा और मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब की शहादत भी, अगर आप नामूस रिसालत और अफगानिस्तान के जहाद के हवाले से देखें तो मौलाना साहब की शहादत के पीछे भी कोई बड़ी ताकत होगी, यही कारस्तानी लगती है जी। लेकिन मौलाना साहब भी मुहिब वतन थे, वो उम्मत मुस्लिमा थे, उनकी भी ख्वाहिश थी कि अफगानिस्तान में पीस हो और वहाँ कोई ऐसी मुस्तहकम हुकूमत बैठ जाए कि वहाँ जंगबंदी हो। 40 साल से वहाँ खून खराबे हो रहे हैं। पहले रशिया आया, फिर नेटो अफवाज आई, अमरीका आया और हिंदुस्तान भी इंटरफेरेंस अफगानिस्तान में बहुत कर रहा है, जिसका नुकसान हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी हो रहा है। बिल्कुल। तो हमारी दिली ख्वाहिश है कि तमाम फरीकेन में आपस में सुलह हो जाए और कोई बात टेबल टॉक कामयाब हो, ताकि इस खित्ते में अमन हो, सुकून हो और वहाँ जो तालिबान ने इतनी इस्लामी अपने मुल्क की आज़ादी के लिए जंगें लड़ी हैं, उनको भी एक बड़ा हिस्सा मिले हुकूमत में। और तालिबान से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि अफगान हुकूमत के साथ जो लोग मुस्बित सोच रखते हैं, कुछ पॉकेट उसमें और कुछ सियासतदान, तो उनको वो साथ ले और वहाँ पे एक मुस्तहकम अच्छी हुकूमत, इस्लामी हुकूमत, जमहूरी हुकूमत अफगानिस्तान में बनाएं। अमेरिका भी कह रहा है कि मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं जाऊँ, लेकिन यहाँ पे ये आपस में समझौता कर लें। अफगान तो ये तो अफगान कौम की बात है, अफगान कौम आपस में अभी खुशाइंद बात है कि कतर दोहा में वो 2 दिन से अफगान हुकूमत, अमरीकी वजीर खारजा और तालिबान अमीर अल मोमिनीन के नुमाइंदे वहाँ पे बैठे हैं। तो हम समझते हैं कि शायद कोई नया सियासी रूट मैप सामने आ जाए दुनिया के, और इसमें पाकिस्तान का भी मैं समझता हूँ कि मुस्बत किरदार रहा है, वो भी रोल प्ले कर रहा है हमारी हुकूमत पाकिस्तान।
कि वहाँ अमन हो जाए अफगानिस्तान में, तो हमारे लिए तिजारत के नए रास्ते खुल जाएंगे। पाकिस्तान सेंट्रल एशिया तक हम आगे अपनी तिजारत को और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा तो हमारे और उसके बीच पे दरवाजे बंद रहते हैं और ये मसाइल हैं। और जब तक अमेरिका में रवानी ना करे, इस खित्ते से नहीं निकल जाता, तो अमन भी उस वक्त तक काम नहीं हो सकता। अमेरिका खुद बड़ा नुकसान पहुंचे सियासी लिहाज से, अस्करी लिहाज से। तो चाहिए भी ये है कि उसको चाहिए कि वो तालिबान से अब जंग ख़त्म करे, सुलह कर ले और एक मुस्बित सोच के साथ ट्रंप हुकूमत आगे तालिबान के साथ बातचीत को कंप्लीट करे, ताकि ये उम्मत मुस्लिमा, पूरी दुनिया और पाकिस्तान और इस बेल्ट अफगानिस्तान के हक में एक मुस्बित बात होगी और इससे खुशाइंद बात होगी। और वो मैं समझता हूँ कि बड़ा सियासी असर रसूख और सोच रखते हैं अफगानिस्तान में तालिबान। अगर वो बैठेंगे तो कोई ऐसा इकदाम नहीं करेंगे कि वो पूरी दुनिया को नाराज करें। बिल्कुल। मौलाना साहब भी हमेशा उनको यही वाद नसीहत करते थे। जब अमीरुल मोमिनीन के दौर में वहाँ पे बामियान में बड़े बड़े बुत तोड़े जा रहे थे, तो मौलाना साहब ने कहा कि बुत तोड़ने से क्या फायदा होगा, ये तहजीब तमद्दुन कल्चर जापानियों का है और अदर्स लोगों का है। आप किसी को बहाना ना तलाश करने दें कि वो आपके मुल्क पे मामूली बुतों के तोड़ने पे हमलावर हो। तो मौलाना साहब हमेशा उनकी अच्छी तरबियत करते थे कि ख़वातीन की यूनिवर्सिटी खोलें, कॉलेजेस खोलें, चैनल्स खोलें और बात को उस ज़माने भी। तो अब भी हम समझते हैं कि तालिबान कोई दुनिया से अलग थलग लोग नहीं है। कई ममालिक ने उनकी इस वक्त दुनिया के कई ममालिक कतर के दफ्तर को तस्लीम किया गया है, उनको वो तस्लीम कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो उनसे बातचीत मुकम्मल होनी चाहिए और खुदा करे कि जंगों का खात्मा हो इस बेल्ट खेलते में। कबाइल में, KPK, पेशावर में, बलूचिस्तान, कोयटा, लाहौर, कराची, हर जगह अफगान जंगों के बड़े नुकसान हमारे मुल्क को भुगतने पड़े। हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी। कई मुहाजिरीन को हमने, लाखों करोड़ों मुहाजिरीन को हमने पाकिस्तान के सीने दिल में रखा। उनकी मेहमानदारी की, पाकिस्तान की हुकूमत ने हमेशा उनको सपोर्ट किया। दुनिया का भी भला हो, उन्होंने भी मुहाजिर समझ के हमारी मदद की कि इनको सपोर्ट करें। लेकिन ये कि हमारे अपने मुल्क के हालात ऐसे हैं, महंगाई और सारे हालात और कमी बेशियाँ, तो हम समझते हैं कि इस खित्ते में अगर अफगानिस्तान में जंग ख़त्म हो जाती है और एक नतीजा खेज साबित होती है और वहाँ पे दुनिया उसके लिए रास्ते खुले छोड़ दे, उनको भी दुनिया को भी तालिबान को अपने बच्चे और इंसान समझना चाहिए। उनका भी एक सियासी और जमहूरी और जो जंगी हक था वो फाते हैं, तो उनके लिए दिल में लचक और नरमी पैदा करनी चाहिए। तो उसका दुनिया को भी बड़ा अच्छा पैगाम जाएगा और हमारे मुल्क पाकिस्तान को अच्छा पड़ोसी दोस्त मिल जाएगा। और जो इंडिया उनको वरगला रहा है उनकी हुकूमतों को, तो उससे भी रेशे दवालियों से हम छूट जाएंगे। जी मौलाना साहब, प्रोग्राम के आखिर पे क्या मैसेज देना चाहेंगे मौजूदा हुकूमत के लिए? मैं यही कहूँगा कि मौजूदा हुकूमत ने जो नारा लगाया था रियासत मदीना पे, अल्लाह और रसूल के लिए उस पर पूरी तरह अमन करे, इस्लामी निज़ाम का निफाज करें, इस्लामाइजेशन को मुल्क में आम करें, अदालत से लेके पार्लियामेंट से लेके प्रेसिडेंसी, प्राइम मिनिस्टर हाउस, वज़ीर आला हाउस, गवर्नर हाउस, हर निचले सतह तक, एक चपरासी तक इस्लामी निज़ाम का असल मैसेज जाएगा, इस्लामिक कवानीन जाएंगे, माशरे के दुकानदार, ताजिर, जमींदार तक वो टैक्स भी सही फराम करेगा, ज़कात भी देगा, मुल्क फलेगा फूलेगा। और इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि करप्शन के दरवाजे हुक्मरानों में, हुकूमतों में, पिछली हुकूमतों में, इन अदवार में, अफसरशाही में खुले हुए, उसका सद्देबाब होगा, वो रास्ते बंद होंगे। और जो इमरान खान के नारे कि मेरे करप्ट लोगों को तख्तेदार तक पहुंचाना है, उनको सजा देनी है, तो मैं समझता हूं कि फिर तख्तेदार पे बड़े बड़े करप्ट लोगों को पहुंचाना चाहिए, पहुंचाना चाहिए। उनके से कोई ले दे के मामलात खत्म नहीं करने चाहिए। पूरा मुल्क कंगाल और निचोड़ हो गया है। अब तो हम जो हैं तो पूरी दुनिया से हम एड मांग रहे हैं, हम कर्जे मांग रहे हैं, आखिर कब तक इस मुल्क पे चलेगा? आज मुल्क की इंडस्ट्री खड़ी है, आज मुल्क की तिजारत कोरोना की वजह से 6 महीने हम दुनिया से पीछे चले गए, हमारे हालात खराब हो रहे हैं। तो मेरी यही दरख्वास्त होगी कि हुकूमत अब भी अपने पुराने नारों पे सही काम करे, तो शायद फिर लोगों की, गरीब आवाम की दुआ भी उनके साथ हो। और अगर वो घिसे पटे नारों को अपना टाइम पूरा करना चाहें और आवाम को कुछ ना देंगे, तो फिर उनका भी वही अंजाम होगा जो पिछले हुक्मरानों का
आने वाले इंतखाबात में। जी बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। जैसा कि मौलाना साहब ने कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि जैसा कि वो इक़्तिदार से पहले वादे करते थे, कंटेनर पे जब वो खड़े होते थे, हमने भी देखा है तो बहुत ज्यादा वादे किए जाते थे, ऐसे लगता था कि दूध की नहरें बहा देंगे, शहद की नहरें बहा देंगे, मगर जब ये इक़्तिदार में आए तो वही पिछले ढोंग रचाएंगे जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने किया कि हम खजाने जो है बिल्कुल खाली है, हमारे पास करने को कुछ भी नहीं है। अगर जनाब आप ऐसे नहीं करेंगे तो 2023 में किस मुंह से जो है आप वोट लेने के लिए अवाम के दरवाजों पे जाएंगे। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। Wash your hands with soap. Use a tissue for cough. Use hand sanitizer gel. Maintain social distancing. Stay apart. Avoid touching your face. Stay safe, stay healthy and stay home. देखिए प्रोग्राम हॉट सीट पीर मंगल बुध की रात 8:05 पर सिर्फ स्टार एशिया न्यूज पर। क्या है आदम की तख्लीक का मकसद? क्या है रमूज़े कायनात? क्या है फहम? क्या है तफहीम? क्या है सोच? क्या है नजरियात?